नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है स्टडी इन कनाडा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कनाडा की बहुत सारी हमारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर 500 से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और साथ में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इमीडिएटली कर लें, और साथ में जो लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो आएगी सबसे पहले उनके पास जाएगी जिन्होंने हमारे चैनल के बेल आइकन को पुश किया है। तो आज हम यूके के कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे। कनाडा के बारे में क्या डिस्कशन रहेगी कि कनाडा में आप अपनी प्रोफाइल को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा लेना है तो उसके अंदर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये प्रिकॉशंस वही बता पाएंगे जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। तो उसमें क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिजेक्शंस आती हैं तो बच्चे हमें संपर्क करते हैं। इवन जिनके ऊपर बैन लग जाता है वो भी हमें संपर्क करते हैं। इवन अभी मेरे पास वो बच्चों ने संपर्क किया है कि जिनका AIP आया हुआ था, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद भी कैनेडियन एम्बेसी ने उनको रिजेक्शन लेटर भेज दिया है। तो बड़ा सरप्राइज़ होता है कि पहले सपने दिखा देते हैं, फिर सपने उनके बेचारों के ब्रेक कर देते हैं, और फिर उनकी फ़ीसें भी फंसा देते हैं वहाँ पे कनाडा के अंदर। तो कनाडा के अंदर अभी क्वेश्चन इंटेरोगेशन ये आ गया कि क्या जिनके AIP आए हुए थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, वो महीना हो गया है, उसके बाद अभी रिजेक्शंस आ गई हैं, तो क्या इस केस में रिफ़ंड आएगा? 100% आएगा। क्या प्रॉब्लम है? आना चाहिए, उसमें बच्चे का तो कोई फॉल्ट नहीं है। तो अभी अगर कॉलेज चौड़ा होता है तो अभी आपका कंसल्टेंट जाने, बट एज़ पर लॉ या एज़ पर सिस्टम वो रिफ़ंड आना चाहिए, आपको रिफ़ंड मिलना चाहिए। बट इससे पहले जो आपका अच्छा कंसल्टेंट है वो इसके ऊपर एक बढ़िया सी रिप्रेजेंटेशंस बनाकर रिस्पेक्टिव एम्बेसी को भेजे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, ये सिचुएशन हैपन हुई है, अभी आपने रिजेक्शंस भेज दी है। तो उनको ये भी बताएं कि अगर बच्चा वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा है, इतने फंड लेकर जा रहा है, साथ में इतनी फीसें ट्रांसफ़र कर दी है, तब भी आप रिजेक्शंस दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट डाले, उनको ये लेटर लिख कर डाले जिनकी ये सिचुएशंस आई हुई हैं। और मेरा मतलब अपना व्यू ये है कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशंस अच्छी हैं तो 90% आपका जो इन्होंने रिफ्यूज़ल किया है उसको वो मतलब दोबारा रिवोक कर सकते हैं, मतलब दोबारा आपको वीज़ा दे सकते हैं। तो एनी हो, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे पॉजिटिव बनाएं तो जिसमें आपके जो रिजेक्शंस के चांसेस कम से कम आए। वो क्या है वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो के थ्रू। तो बहुत सारे बच्चों के स्टडी गैप रहते हैं, वो बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि करें तो करें क्या, और उसकी क्या जस्टिफिकेशन दें। उनको जस्टिफिकेशन दें जिससे एम्बेसी प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जाए। तो हमें कौन से इनटेक में जाना चाहिए, मिसमैच ऑफ प्रोग्राम, उसकी सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, ये कुछ मैं अभी प्रिकॉशंस बताऊंगा। तो उसके बाद में आपने डिसीज़न लेना है, तो उसके बाद में आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो मेरा एक्सपीरियंस है तो आपके जो रिजेक्शन के चांसेस हैं काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे। वो कैसे हैं? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो सबसे पहले प्रेफर्ड किनको दें? SDS कॉलेजेस को दें। जो SDS कॉलेजेस हैं, DLI जिनके पास लाइसेंस हैं, उनको प्रेफर दें इंस्टेड ऑफ नॉन SDS, क्योंकि SDS कॉलेजेस में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वीज़ा मिलने के। नॉन SDS में 50-50 चांसेस है, मिल भी सकता है नहीं भी है। तो सबसे ये सिलेक्शन हो गया। जिन बच्चों के गैप्स रहते हैं उनको मैं ये प्रेफर करता हूँ कि वो अपना जो वीज़ा है यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ जो नॉन SDS कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं उसमें अप्लाई ना करें। तो उसमें भी आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो हो सके तो जो आपका गैप है उसको आप प्रॉपर जस्टिफाई करें। प्रॉपर जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं उसके भी बारे में मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि हम कनाडा की PR को भी डील करते हैं। जब हम वहाँ पर किसी का भी केस डालते हैं तो उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में मालूम है कि वीज़ा ऑफिसर ने क्या चेक करना है, और जो रिजेक्शंस आई हैं वो किस कारण रिजेक्शंस दी हैं। तो ये तो फिर स्टूडेंट वीज़ा हुए, तो स्टूडेंट वीज़ा तो उनसे कंपेरेटिवली बहुत ही ईजी हैं। तो फॉर द टाइम बिंग मैंने कनाडा के जो PR केसेस हैं वो स्टॉप किए हुए हैं। जनवरी के बाद मैं स्टॉप करूँगा, ड्यू टू कोविड के कारण हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो अभी कॉल्स बहुत आती हैं PR के लिए भी
क्योंकि पीआर की भी मैंने काफ़ी वीडियो डाली थी, चाहे वहाँ के पीएनपी की थी, चाहे वहाँ पे आरएनपी था, जितने भी प्रोग्राम थे वहाँ पे, तो उनकी वीडियोस बना के मैं डाली थी। बहुत सारे कॉल्स आते थे, लेकिन मैंने उसमें से सिलेक्टिव 8-10 केसेस लिए हैं जो अभी चल रहे हैं, बाकी मैंने अवॉइड कर दिए हैं लेने, क्योंकि स्टाफ नहीं है, हैंडल करने वाला नहीं है कोई। तो हैंडल करने वाला नहीं है तो लेने का क्या फ़ायदा लोगों से, हम भी 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लेते रहें, बाद में आउटपुट ना दें। हमने केस जब हम रजिस्टर्ड कर ले तो हम आउटपुट डेफिनेटली देते हैं, फिर हमारी हेडेक बन जाता है कि अभी हमने इसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो पहला मैंने बता दिया, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दिया कि क्या क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी गैप वाले बच्चों को क्या करना है। सिलेक्शन ऑफ कोर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा के अंदर, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन ऑफ कोर्स प्रॉपर नहीं है, प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो देन वी मेजोरिटी ऑफ प्रीवियस रिजेक्शंस आई हैं उन ग्राउंड्स के ऊपर भी, उसका भी हम डाटा मेंटेन करते हैं। इवन कुछ केसेस के हमने कैप्स नोट भी निकलवाए थे, तो कैप्स नोट के अंदर भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जिसने वीज़ा रिफ्यूज़ल लिखता है कि ड्यू टू दैट रीज़न दे रिजेक्टेड द केस, की इसके अंदर प्रीवियस इसकी ये स्टडी थी और इसने जो फ्यूचर कोर्स ले लिया, ये ले लिया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जो आपका गैप है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। एक तो लोग क्या करते हैं कि जो छोटे मोटे सेंटरों के लगा देते हैं कि मैंने वहाँ से कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, मैंने फलाना किया, वो तो कहीं पर भी जस्टिफाइबल नहीं है। वो कोई भी इमिग्रेशन अथॉरिटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, जो कोई दुकानों से डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि मैं सलून में काम कर रहा था, मैंने ये सलून पे वहाँ पे ये डिप्लोमा किया है, मैंने इस सलून से ये डिप्लोमा किया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब उसमें मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस आएंगी। सामने वाला समझता है हम छोटे मोटे कंसल्टेंट हैं, हम समझते हैं कि इसने सिर्फ वीज़ा पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट जनरेट किए हुए हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में क्या है, लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा जॉब में लेटर लगा देते हैं कि टू whom इट में कंसर्न करके, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें वो लिख देते हैं कि ये इतने नाम है, फादर नेम ये है, यहाँ का रेजिडेंट है, यहाँ पे हमारी कंपनी में काम कर रहा है, ये इसकी डेजिग्नेशन, दैट्स ऑल। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो कंसिडरेबल नहीं है कनाडा के अंदर। मतलब भेज देंगे, आपका लक है कंसिडर हो जाए, बट वो कंसिडरेबल नहीं है। अगर मेरे पास भी आएंगे, मैं कह ये क्या है, वी कुड नॉट एक्सेप्ट दैट डॉक्यूमेंट। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर आपने प्रॉपर वर्डिंग लिखवानी है, अपनी डेजिग्नेशन, अपनी सैलरी, अपनी ड्यूटीज़, टाइमिंग भी लिखवाने हैं, कितने आवर्स से कितने आवर्स आप काम कर रहे हैं। मैंने फिर बता दिया कि हम बड़े स्पेसिफिक हैं, हमें मालूम है कि वीज़ा ऑफिसर को कैसे सेटिस्फाई कराना है। वो कौन बता सकता है? क्राउन इमिग्रेशन, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको क्या जॉब प्रोफाइल दिखाएं, उसके अंदर क्या ड्यूटीज़ आपकी मेंशन करें, और उसको कैसे हम मतलब उस एक्सपीरियंस लेटर को बनाएं। और जो आपने सैलरीज दिखानी है, हम लिख देते हैं कि सैलरीज मिल रही हैं, मैक्सिमम हम कैश ही दिखाते हैं क्योंकि जब लगाना होता है। तो उसको भी आप कैसे जेन्युइन बना सकते हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकती है कि आपने अगर आपने सैलरीज कैश में भी दिखानी है तो उसके आपने वाउचर कैसे भरने हैं, जो सैलरी वाउचर्स मिलते हैं, या बैंक के थ्रू देते हैं तो बैंक के थ्रू आपने कैसे सैलरी एक्सेप्ट करनी है। तो इवन सैलरी स्लिप भी साथ में आपने लगानी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं, जिसको फॉर्म 16 कहते हैं, आपका एम्प्लॉयर देता है, अगर है तो वो भी साथ में लगाएं। तो फिर सामने वाला जो वीज़ा ऑफिसर है वो समझ जाता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, इसने इतना कुछ लगाया हुआ है, इसके पास कुछ है। हाँ, एक छोटा सा सर्टिफिकेट लगा कर दे देंगे, फिर कोई एक्सेप्टेबल नहीं। इवन आपका एनओसी भी चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, आपके एम्प्लॉयर लिख कर दे कि इसने हमें कोई ऑब्जेक्शन दिए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ़ आपका जो एम्प्लॉय है वहाँ का स्टडी वीज़ा अप्लाई करता है कनाडा का। और इवन जब उसका स्टडी वीज़ा आ जाता है तो आपको उसको रिलीव करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसी वर्डिंग भी उसके अंदर लिखवानी है। तो ये चीज़ें आपने लिखानी है जब भी आपने अपना गैप वालों ने, जब भी अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है। तो लास्ट वन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। 2 पॉइंट और भी मेजर है, वो कौन से हैं मैंने फिर बताया, उन्हीं को मालूम है जो काम करते हैं। तो वो है आपका इनटेक। इनटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटेक जो मेजर इनटेक है, आप अपनी एप्लीकेशन उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास टारगेट होता है कि हमने मेजॉरिटी ऑफ जो वीज़ाज़ है इन टाइम के अंदर हमने ग्रांट करने हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन साथ में अपनी एसओपी और कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हर एक चीज़ को एलेबोरेट करें। कवरिंग लेटर के अंदर अपने सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर मेंशन करें, चाहे उन्होंने मांगे हैं या नहीं मांगे। आपके पेरेंट्स इंडिया में क्या करते हैं, उनकी ईयरली इनकम क्या है, उनके क्या एविडेंसेस हैं, वो भी आपने मेंशन करना है।
हो सके अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई और फंड पड़े हुए हैं इंडिया के अंदर, चाहे कोई एफडी पड़ी हुई है, चाहे आपके जीपीएफ में पड़े हुए हैं, चाहे शेयर मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो भी अपने कवरिंग लेटर के अंदर मेंशन करें, ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो और रिजेक्शन कम से कम आए। ये नहीं है कि सिर्फ जीआईसी लगा के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, वीज़ा आ जाएगा, वो तो आपका लक है, आगे आ गया। हर एक चीज़, हर एक कॉर्नर को अगर टच करेंगे, चाहे वो गैप वाले हैं जो रियली वीज़ा लेना चाहते हैं, मैंने फिर बता दिया, हमारे चार्जेस भी बिल्कुल जेन्युइन रहेंगे और हम सर्विस भी सबसे बढ़िया देंगे। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज है, हमें मालूम है कि वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है। और इवन जब भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं पोर्टल के ऊपर, ऑनलाइन है, तो उनको प्रॉपर चेक करना है, क्या डॉक्यूमेंट सारे सिमेट्री वाइज लगे हुए हैं। ये नहीं है कोई बिंगा लगा दिया, कोई टेढ़ा लगा दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वीज़ा ऑफिसर जिसने डॉक्यूमेंट असेस करने होते हैं ना, वो भी चिढ़ जाता है। जैसे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसे ही भेज दे, हाथ से स्कैन किए हुए हैं, फ़ोटो खींच के भेज दे, उसको उल्टे लगा दें, तो हम भी कहेंगे यार इसको तो स्कैन करने नहीं आते, तो इसको वीज़ा क्या दें। मैं ये कहता हूँ ये एक मेंटली होता है चीज़, तो उसको स्कैन भी आपने प्रॉपरली करना है अगर आप रियली चाहते हैं कि आपने वीज़ा लेना है। हाँ, आपके एजेंट ने फॉर्मेलिटियाँ करनी है, धड़ाधड़ डाल रहा है, तो फिर डिपेंड है, आपका वीज़ा आ जाए, लक है। तो अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये मेरा चैलेंज है। हमारी जो सर्विस चार्जेस हैं सबसे कम रहेंगे स्टडी इन कनाडा के। पहले तो मैं कुछ नहीं लेता था, उसमें मैं सफल हुआ हूँ। लोगों के एडमिशन मंगा दिए, बच्चे ने माइंड चेंज कर लिया, किसी और एजेंटों के पास चले गए, हम सिर्फ एडमिशन ही मंगाते रह गए। इवन जिनको वहाँ भेजा है उन्होंने जाके कॉलेज चेंज कर लिया, वो मेरा बेचारा कमीशन भी नहीं आया। मैं तो यही फ्री की सर्विस करता रहा। तो अभी मैंने कनाडा के सर्विस चार्जेस रख दिए हैं 10,000 बिफोर वीज़ा लेंगे, 15,000 जब आपका वीज़ा आ जाएगा, 25,000 रुपये लेंगे। अगर आप कनाडा में जाना है तो मैं सबसे बढ़िया सर्विस दूंगा, और सबसे जो भी कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं उनमें हम आपका एडमिशन करवा कर देंगे। कनाडा से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, चाहे अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे अपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना, चाहे आप बैन लगा हुआ, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से एक बार जरूर संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।